नमस्ते दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आप सब ठीक होंगे। देखिए, हम पहले जो आदिकाल का इतिहास पढ़ रहे थे हिंदी साहित्य का, उसमें हम 140 तक प्रश्न पढ़ चुके थे। उसके बाद हम आज प्रश्न पढ़ेंगे 141 से 160। ठीक है। और ये हमारे DSSB एग्ज़ाम के लिए, RPSC कॉलेज व्याख्याता के लिए, स्कूल व्याख्याता के लिए, हिंदी की समस्त अध्यापक एग्ज़ामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। इसलिए आप इसे ध्यान से पढ़ें और ठीक से याद कर लें दोस्तों। तो आइए हम चलते हैं आगे प्रश्न 141 पर। तो देखिए, प्रश्न 141 है कि राउल वेला रचना के लेखक कौन थे। तो राउल वेला रचना के लेखक थे, रोड़ा कवि थे। राउल वेला रचना के लेखक, ठीक है, रोड़ा कवि थे दोस्तों। ये जो अरोड़ा लिख दिया है, ये गलती से प्रिंटिंग मिस्टेक है, इससे आप रोड़ा कवि ही पढ़ें, ए को हटा दें। ठीक है, रोड़ा कवि थे और इनकी रचना कब की मानी जाती है? 10वीं शताब्दी की मानी जाती है। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ कि ये रोड़ा कवि की रचना है राउल वेला। ठीक है, 10वीं शताब्दी की रचना है। ये जो अरोड़ा लिख दिया है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, ए को हटा दें आप, केवल रोड़ा कवि ही पढ़ें इसको। 142 प्रश्न, राउल वेला रचना सर्वप्रथम रची गई। तो ये शिलाओं पर रची गई, शिलाखंडों पर अर्थात पत्थरों पर रची हुई रचना है, या यूँ कह दें कि हिंदी साहित्य में शायद ये एकमात्र रचना है जो पत्थरों पर रची गई है। ठीक है। फिर राउल वेला का प्रकाशन, फिर इसका प्रकाशन कैसे करवाया गया? हमारे मन में ये आता है कि अगर ये शिलाओं पर ही रची गई है तो फिर इसका प्रकाशन कैसे करवाया गया? तो दोस्तों, ये क्या है कि मुंबई के प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय में इसे सुरक्षित रखा गया है। तो यहाँ से इसका पाठ उपलब्ध कराकर इसका प्रकाशन करवाया गया है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों कि राउल वेला रचना किस श्रेणी में रचित है। तो ये गद्य और पद्य श्रेणी में रचित रचना है। गद्य और पद्य श्रेणी में रचित रचना है। और गद्य और पद्य श्रेणी में रचित रचना किस श्रेणी में आती है? चंपू काव्य की श्रेणी में आती है। ठीक है, पूछ लिया भी जाता है कई बार कि चंपू काव्य किसे कहते हैं। तो ऐसी रचना जो गद्य और पद्य श्रेणी मिश्रित हो। ठीक है, जिसमें गद्य और पद्य दोनों श्रेणियां हों, अर्थात जो पहले गद्य में रची गई या जिसमें थोड़ा भाग गद्य में रचा गया है, थोड़ा भाग पद्य में रचा गया है, तो ऐसी रचना को हम क्या कहते हैं? चंपू काव्य कहते हैं। ठीक है, ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। कौन सी श्रेणी की रचना है? चंपू काव्य श्रेणी की रचना है। चंपू काव्य कैसे कहते किसे हैं? तो गद्य पद मिश्रित रचना को। ठीक है, गद्य और पद्य मिश्रित रचना को कहते हैं। ठीक है, अगला है कि राउल वेला रचना में किसका वर्णन किया गया है। तो दोस्तों, राउल वेला रचना में राउल नामक नायिका का वर्णन किया गया है। ठीक है, और उसके सौंदर्य का वर्णन किया गया है। राउल नामक नायिका के नख से शिख तक अर्थात नाखून से सर तक जो उसका सौंदर्य वर्णित इसमें किया गया है। ठीक है, नाखून से सिर तक उसके सौंदर्य का वर्णन किया गया है राउल नामक नायिका के। तो एक प्रश्न इसमें यह भी बन जाता है कि राउल वेला रचना की नायिका का क्या नाम है। तो क्या नाम है दोस्तों? राउल नाम है इस नायिका का। ठीक है, इस नायिका का क्या नाम है? राउल नाम है। ठीक है, और इसमें उनके वर्णन किया गया है, सौंदर्य का वर्णन किया गया है। नख से शिख तक अर्थात पैर के नाखून से सिर तक का वर्णन, शिख अर्थात सिर तक का वर्णन इसमें किया गया है उनके सौंदर्य का। ठीक है, अगला देखिए 146 प्रश्न, राउल वेला रचना किस भाषा में रचित है। ठीक है, तो ये इसकी भाषा में हिंदी की 7 बोलियों के शब्द मिलते हैं। कितनी बोलियों के शब्द मिलते हैं? 7 बोलियों के। पूछ भी लिया जाता है कि निम्न में से कौन सी रचना में हिंदी की 7 बोलियों के शब्द मिलते हैं। तो दे दिया जाता है कई बार राउल वेला, उक्ति व्यक्ति प्रकरण। ठीक है, ऋतमेणी चरियु, पंचमी चरियु, तो क्या होगा सही? राउल चरियु, राउल वेला में। ठीक है, और प्रधान भाषा कौन सी है? प्रधान भाषा है इसमें राजस्थानी। ठीक है, कौन सी है प्रधान भाषा? बोलो सब, राजस्थानी। ठीक है, राउल वेला रचना शिलांकित रूप कहाँ सुरक्षित है? ये मैंने ऊपर ही आपको बता दिया था। मुंबई के प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम में इसके शिलांकित भाग को संग्रहित सुरक्षित किया गया
है। प्रश्न 148, उक्ति व्यक्ति प्रकरण रचना के लेखक कौन है? तो इस रचना के लेखक पंडित दामोदर शर्मा है। तो इस रचना का रचना काल क्या है? तो इस रचना का रचना काल क्या है दोस्तों? 12वीं शताब्दी है। ठीक है, लेखक कौन है? पंडित दामोदर शर्मा हैं। लेखक कौन है? पंडित दामोदर शर्मा हैं। ठीक है, और रचना काल कब है? 12वीं शताब्दी है। ठीक है। 149, पंडित दामोदर शर्मा किस महाराज के सभा पंडित थे? तो गोविंद चंद्र के सभा पंडित थे। उस समय उनका समय क्या था महाराजा का? 1154 ईस्वी था। ठीक है, क्या समय था महाराजा का? 1154 ईस्वी था। ठीक है। प्रश्न 150, उक्ति व्यक्ति प्रकरण रचना में किसके बारे में जानकारी मिलती है? तो इसमें उस समय के जो काव्य रूप के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मिलती है। काव्य रूप के बारे में कह लो आप, या काव्य शास्त्र के बारे में कह लो आप। ठीक है, काव्य शास्त्र के बारे में आप कह लो, इसके बारे में जानकारी मिलती है। यह प्रश्न डीएसएस में पूछा भी गया है दोस्तों कि उक्ति व्यक्ति प्रकरण रचना में किसके बारे में जानकारी मिलती है? तो काव्य रूप के बारे में या काव्य शास्त्र के बारे में। ठीक है, जानकारी मिलती है। ठीक है। प्रश्न 151, वन रत्नाकर रचना के लेखक कौन थे? तो ज्योतिरेश्वर ठाकुर थे। समय इनका 14वीं शताब्दी है। और पूछ लिया जाए कि वन रत्नाकर रचना आचार्य द्विवेदी के अनुसार कब रची गई, या इसका समय क्या माना है आचार्य द्विवेदी ने? तो 1324 ईस्वी माना है। कई बार राइटर का नाम लेकर पूछ ली जाती है कि ये रचना आचार्य द्विवेदी ने वन रत्नाकर रचना का समय क्या माना है? तो 1324 ईस्वी माना है। ठीक है, और सामान्यतः इसको 14वीं शताब्दी की रचना माना जाता है। इसके जो लेखक हैं वो है ज्योतिरेश्वर ठाकुर। ठीक है, अगला देखिए, ज्योतिरेश्वर ठाकुर किस भाषा के कवि थे? तो मैथिली भाषा के कवि थे। और सामान्य सी बात हो गई कि अगर मैथिली भाषा के कवि हैं तो इनकी जो रचना है उसकी भाषा भी क्या होगी? मैथिली होगी। ठीक है। वन रत्नाकर का प्रकाशन किसने करवाया? 153 नंबर का प्रश्न है। तो सुनीता चटर्जी और पंडित बबुआ मिश्र ने करवाया था। किसने करवाया था? सुनीता चटर्जी और पंडित बबुआ मिश्र ने करवाया था। और कब करवाया था? बंगाल एशियाटिक सोसाइटी के माध्यम से करवाया था। कहाँ से करवाया था? बंगाल एशियाटिक सोसाइटी के माध्यम से करवाया था दोस्तों। अगला प्रश्न है, वन रत्नाकर रचना की भाषा शैली क्या है? ठीक है, इसमें दो प्रश्न बनेंगे दोस्तों। एक तो बनेगा भाषा शैली। ठीक है, जब भाषा शैली की बात की जाएगी तो इसका आंसर होगा यह एक शब्दकोश सा प्रतीत होता है। ठीक है, ठीक है। और जब भाषा की बात की जाएगी, जैसे अगले प्रश्न में भाषा की बात कर रहे हैं कि वन रत्नाकर पुस्तक किस भाषा में रचित है? तो मैथिली हिंदी की गद्य पुस्तक है। ठीक है, मैथिली हिंदी में रचित गद्य पुस्तक है ये। ठीक है, और जब भाषा शैली की बात करें तो क्या है? शब्दकोश सा प्रतीत होता है। ठीक है, जब भाषा शैली की बात की जाएगी जब। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 156 कि मैथिली भाषा का विश्वकोश किसे कहा जाता है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट लगाएं आप इसके आगे। वन रत्नाकर रचना को कहा जाता है मैथिली भाषा का विश्वकोश। ठीक है, मैथिली भाषा का विश्वकोश किसे कहा जाता है? तो वन रत्नाकर रचना को कहा जाता है। ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, फिर देख लीजिए आप। मैथिली भाषा का विश्वकोश किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? वन रत्नाकर रचना को कहा जाता है। ठीक है, अगला है आदिकालीन अपभ्रंश साहित्य। पहला प्रश्न है कि कवि स्वयंभू देव द्वारा रचित रचनाओं के नाम बताइए। इसका
तो इनका जो समय है 783 ईस्वी माना गया है। ठीक है, समय भी हमें याद रखना है कि 783 ईस्वी इनका समय है। ठीक है, इनकी रचनाओं के नाम देख लीजिए, पंचमी चर्यु, रिठमिणी चर्यु, स्वयंभू छंद और पंचमी चर्यु। ठीक है, प्रश्न 158 है कि अपभ्रंश की रामायण किसे कहते हैं? तो पंचमी चर्यु को अपभ्रंश की रामायण कहते हैं। ठीक है, प्रश्न 159, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहते हैं? स्वयंभू को कहते हैं। अगला है पंचमी चर्यु रचना में किसके चरित्र का वर्णन है? तो भगवान राम के चरित्र का वर्णन है। ठीक है दोस्तों, देखिए ये हमें समझने की आवश्यकता है थोड़ा सा कि रामायण हमारा एक बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसके चरित्र कौन है? राम है। इनकी रचना किसने की थी? वाल्मीकि ने की थी। तो इसलिए जो अपभ्रंश की रामायण है उसमें पंचमी चर्यु को कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें भगवान राम का वर्णन है। और इसकी रचना किसने की थी? स्वयंभू देव ने की थी। इसलिए इनको क्या कहते हैं? अपभ्रंश का वाल्मीकि कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इसके आगे की जो सूचना है, इसके आगे के जो प्रश्न है, मैं आपके सामने लेकर बहुत जल्द उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद दोस्तों।